नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो 2005 में बनी हुई थी उसकी रूपरेखा कैसी थी, क्या क्या बातें उसमें सम्मिलित किया गया था, तो आइए जानते हैं। NCF इसका फुल फॉर्म तो आप सब ने जान ही लिया होगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा पर नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। और इसका जो रूपरेखा है उसमें सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो है शिक्षा का लक्ष्य। शिक्षा का लक्ष्य जो है वो बढ़ाना था। बच्चे स्कूल कम पहुंच रहे थे, तो शिक्षा के जो लक्ष्य है, हमें इतने बच्चों को, इतने प्रौढ़ों को, सबको शिक्षित करना है, ऐसे शिक्षा का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। पाठ्यचर्या में बदलाव, पाठ्यचर्या था उसमें बदलाव किया गया। जैसे प्राइमरी के बच्चे हैं तो प्राइमरी के बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें पसंद आती है, उनको कलरफुल चीज़ें जो हैं ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इससे बच्चे जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। उसके बाद जैसे मिडिल हो गया, तो मिडिल में बच्चों को कैसे सिखाना है, फिर हाई में जाएंगे तो हाई में बच्चों को कैसे सिखाना है, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो उनके जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से पाठ्यचर्या बनाया गया। अलग अलग लेवल के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से, उनके मेंटल स्तर के आधार पर जो है पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। भारतीय भाषाओं का शिक्षण, भारतीय भाषाओं का शिक्षण भी इसमें शामिल किया गया कि जो भारतीय भाषाएं हैं जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, उनको सम्मिलित किया गया। ये भी इसका मुख्य बिंदु है। अंग्रेजी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण भी इसीलिए शामिल किया गया। अंग्रेजी भाषा क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे जो हैं अंग्रेजी से अवगत हो सके। पहले क्या होता था कि जैसे अल्फ़ाबेट होता था तो बच्चे जो है पहले नहीं पढ़ते थे, मतलब 5th क्लास तक तो होता ही नहीं था। लेकिन अब के बच्चों को देखिए, अंग्रेजी शिक्षण बच्चे जो हैं वो प्री प्राइमरी से ही शुरू कर देते हैं, प्री प्राइमरी में ही अंग्रेजी शिक्षण प्रारंभ हो जाता है। तो ये सभी NCF 2005 की जो रूपरेखा बनी हुई है उसके मुख्य बिंदु के आधार पर बनाया गया है। गणित शिक्षण, गणित शिक्षण इसलिए दिया जाता है बच्चों को, या इसमें मुख्य बिंदु इसलिए शामिल किया गया है ताकि बच्चे जो हैं गणित की जो मूल रूपरेखा है, या कहा जाए गणित का जो संक्रिया है, उससे बच्चे अवगत हो सके। वो उस ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं पुस्तकीय ज्ञान वो सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित रहे, नहीं, उसका हमें दैनिक जीवन में भी प्रयोग करना है। तो गणित शिक्षण भी शामिल किया गया है NCF 2005 की रूपरेखा में। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण ताकि बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी मेंटिलिटी है, जो उनका स्तर है और जो उनके सीखने की क्षमता है, जिज्ञासा है कि ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, इसलिए बच्चों को विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता भी हुई। तो NCF 2005 की रूपरेखा में मुख्य बिंदु में यह भी शामिल किया गया। सामाजिक विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान भी, ताकि बच्चे अपने इतिहास से, नागरिक शास्त्र से, अपने आसपास की जो घटित घटनाएं हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, भूगोल, मिट्टी के बारे में, फसल के बारे में, इन सब के बारे में बच्चे जो हैं जान सके। तो इसका एक बिंदु यह भी था। आवास और सीखना, आवास और सीखना ये भी एक मुख्य बिंदु शामिल किया गया। कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, कला को भी शामिल किया गया। आपने देखा होगा कि अब पाठ्यचर्या में कुछ कुछ पाठ जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो कला से संबंधित होते हैं, नृत्य से संबंधित होते हैं। क्यों शामिल किया गया है, ताकि बच्चे, कई सारे बच्चों की रुचि होती है, तो उनकी जो रुचि है उसको बाहर लाने के लिए ये बच्चे जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि वे सोचते हैं कि नहीं हमें बस पढ़ाई करना है, लेकिन नहीं, पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है तो बच्चे इससे मोटिवेट हो सके, ताकि उनमें अगर यह कला है तो वो आगे आ सके। हस्तशिल्पों की धरोहर, यह भी एक मुख्य बिंदु शामिल किया गया कि हस्तशिल्पों की धरोहर को सुरक्षित रखा जाए। कार्य और शिक्षा, कार्य और शिक्षा, शिक्षा के साथ कार्य कैसे किया जाए, कार्य के साथ साथ शिक्षा जो है कैसे सुचारू ढंग से शामिल किया जा सके, यह भी एक मुख्य बिंदु था। प्राथमिक बाल्यावस्था का विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसका विकास भी कैसे किया जाए, यह भी शामिल किया गया NCF 2005 की रूपरेखा में। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं,
जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC और ST कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे स्कूल तक नहीं पहुंच पाना, स्कूल तक वो जा रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। घर की परिस्थितियां ऐसी होती है या और कई कंडीशन ऐसे होते हैं जो वो उन्हीं में उलझ जाते हैं। तो NCF 2005 ने उन सब पर भी मुख्य बिंदु डाला है कि उन बच्चों की समस्याओं को भी अवगत कराया जाए। जैसे अब स्कूलों में पुस्तकें दी जाती है, ड्रेस दिया जाता है, ताकि बच्चों के ऊपर वित्तीय भार का बोझ न पड़े। शिक्षा में जेंडर के मुद्दे। अब शिक्षा में जेंडर के मुद्दे यह क्या हो सकता है? शिक्षा में जेंडर के मुद्दे मतलब जैसे एक कक्षा में बालक पढ़ रहा है, बालिका भी पढ़ रही है, तो हमारा जो एक शिक्षक का जो व्यवहार है वो बालिका के प्रति भी वैसा ही होना चाहिए जैसा व्यवहार बालक के प्रति है। बालिका को अपने घर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि हमारा देश जो है आज़ाद हो गया है, हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन अभी भी घर परिवार में, स्कूल में लड़कियों को इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। कई सारे लोग कहते हैं अरे लड़की है, पढ़ लेगी, क्या करेगी, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि उन जैसी एबिलिटी एक बालक में है पढ़ने की, उतनी ही एबिलिटी उस बालिका में भी है। तो हमें उनकी भावनाओं को समझना है और दोनों को समान अधिकार प्रदान करना है। दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी तो दोनों समान है। हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि बालक ऊपर है, बालिका जो है नीचे है, नहीं, शिक्षक के लिए दोनों समान है। हमें दोनों को शिक्षा जो है प्रदान करनी है। किसी के मन में यह नहीं आना चाहिए, किसी भी छात्र या छात्रा के मन में, कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये है जेंडर के मुद्दे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा में नवाचार कैसे और अच्छे ढंग से आप बच्चों को शिक्षा जो है प्रदान कर सकते हैं, यह भी शामिल किया गया। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, अभी स्कूलों में कितने सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्वच्छता और शारीरिक शिक्षा के लिए योग शिक्षा की जाती है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, स्वास्थ्य और हमारी जो शारीरिक शिक्षा है वो भी बहुत ज़रूरी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं और उन सभी की आवश्यकताओं को हमें ध्यान में रखना है और व्यक्तिगत रूप से सभी के ऊपर ध्यान देना है। यह भी बातें जो है NCF 2005 की रूपरेखा में शामिल किया गया। शांति के लिए शिक्षा भी शामिल किया गया। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, यह भी NCF 2005 का रूपरेखा का मुख्य बिंदु था। पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण क्या किया जाए, क्या क्या नई चीज़ें समाहित की जाए, किन चीज़ों को जोड़ा जाए, जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें क्या अच्छी है जिसको रखा जाए और नया हम ऐसा क्या कर सकते हैं, इसके लिए अध्यापक शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। और लास्ट में है परीक्षा की स्थिति में सुधार किया गया। ये भी NCF 2005 की रूपरेखा का मुख्य बिंदु है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।